हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को। आज की हमारी सेक्शन जो है वो आईपीसी की 420 सेक्शन है, जिसे हम बेसिकली समझते हैं कि 420 ही की है मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मेरे साथ बेईमानी करके मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर लिया, इसने मुझसे इतने पैसे ले लिए, या इसने मेरे को गलत सामान जो है सेल कर दिया है जो कि नकली सामान है। तो ऐसे केसेस में 420 जो है सेक्शन लगती है आईपीसी की। और इस तरीके के केसेस हमें कोर्ट में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि 420 करने वाले व्यक्ति जो है एक ग्रुप बना के रखते हैं, उनका काम 420 करना होता है। तो वो इस तरीके के फ्रॉड करके एक अमाउंट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी को हथियाते हैं। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है हमें केसेस में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिस पर 420 के सेक्शन लगे हैं, इसके साथ साथ और भी सेक्शंस जो है उसके पास ऐड हो जाते हैं, जो हमें केसेस में देखने को मिलते हैं। अगर आपने कोई 420 की सेक्शन पढ़ी है, या आपने कोई एफआईआर पढ़ी है जिस पर किसी के ऊपर 420 की सेक्शन लगी है, इसके अलावा उस पर और भी सेक्शन जो है आपको देखने को मिलती है, उन्हीं सेक्शंस को आज हम इस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और 420 क्या कहता है, किस तरीके का 420 का नेचर है, इस जो आईपीसी में 420 सेक्शन दी गई है, क्या ये गंभीर प्रवृत्ति का है, कितनी सजा दी जाएगी। आप अगर किसी पर 420 का केस करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सेक्शन जो है ऐड करवानी चाहिए, ताकि उसे जो है बेल भी ना मिले, मतलब जल्दी से बेल ना मिले, और वो जो 420 उसने आपके साथ की है वो आपको वो अमाउंट वापस पे कर दे जल्दी से जल्दी। साथ ही हम इसमें ये भी समझेंगे कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती पुलिस स्टेशन में, तो आप किस तरीके से और स्टेप ले सकते हो अपनी एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए। तो पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से आप अपडेट रहें और कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको करंटली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के केसेस हमें कोर्ट में देखने को मिलते हैं और 420 बहुत से लोगों के साथ की जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीसी के अंदर 420 के जो सेक्शन है, 420 जो सेक्शन है वो एग्जैक्टली कहता क्या है। हमें केवल ये पता होता है कि ये 420 कर रहा है। अब हमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों को ध्यान में रखना है कि कब वो 420 का सेक्शन बनेगा। तो आपके स्क्रीन पर भी जो है डिटेल चलती रहेगी, वो आप उसको वहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, यंग एडवोकेट हैं, 420 के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप अपने बेरेक्ट पर अंडरलाइन करते चलिए कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले समझते हैं 420 को। 420 में क्या कहा गया है कि प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, बेईमानी से ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करना, धोखाधड़ी के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो 420 का केस बन जाता है। या हम कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमने, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले लिया जिसको हम साइन करके उस पर स्टैंप मार के उसे उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी से, उस वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट से हम दूसरे के साथ जो है धोखाधड़ी कर सके। ऐसे साइन करके आप उससे या तो प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं या फिर उसके साथ पैसा ले रहे हैं। तो इन सभी चीजों को 420 के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल है, यानी कि कोई कार से रिलेटेड धोखाधड़ी कर रहा है, किसी ने डायमंड से रिलेटेड धोखाधड़ी की है, तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। धोखाधड़ी जो है किसी भी चीज की जा सकती है, लेकिन 420
के अंदर अगर हम समझे 420 जो सेक्शन कहती है कि आपने दूसरे के साथ बेईमानी की है, उससे उसकी प्रॉपर्टी हथियाई है, उससे कुछ पेमेंट का हेर फेर किया है, उसे हम 420 के अंदर शामिल करेंगे। इसे हम चीटिंग भी कहते हैं, यानी चीटिंग की है मेरे साथ। लेकिन जब हम 417 सेक्शन को पढ़ते हैं, वहां पर भी चीटिंग की पनिशमेंट डिफाइन की गई है। तो 417 और 420 में क्या डिफरेंस है, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। तो इस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। और 420 की बात करें तो इसमें सजा जो है आपको 7 साल मिलेगी, यानी कि काफी ज्यादा सजा है। जब हम देखते हैं 417 को तो उसमें आपको केवल 1 साल तक की सजा है। तो डिफरेंस को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज दैट एक व्यक्ति है या 2-3 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हुए, उसने एक व्यक्ति को कुछ सामान बेच दिया। सपोज दैट उसने जो है एक डायमंड की रिंग बेच दी, या फिर उसने एक गले की चैन बेच दी, सोने की चैन बेच दी। अब जो चैन उसने दूसरे व्यक्ति को बेची वो एग्जैक्टली वो चैन गोल्ड की थी ही नहीं। वो चैन क्या थी, बिल्कुल ही स्पूरियस थी, यानी कि बिल्कुल ही खराब थी। उसमें सोना कहीं था ही नहीं, बस थोड़ा सा पानी चढ़ाया हुआ था, जो कि उस समय पर जब उस व्यक्ति ने उससे ली उसे पता नहीं चला, उसको किसी ना किसी तरीके से घुमा दिया और उसको वो सोने की चैन जो है बेच दी। अब यहाँ पर जब उस व्यक्ति को पता चलता है, जैसे ही वो उसको यूज करता है, यानी कि मैंने सोने की चैन ले ली है, अब मेरे को जरूरत है, मैं सोच रहा हूँ कि लोन ले लूं इस सोने की चैन पर। जैसे ही मैं जाता हूँ मेरे को पता चलता है कि ये जो सोने की चैन है वो नकली है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, चीटिंग की गई मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर अभी जो है, जो पेमेंट है उसकी कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ना मैंने उसको कोई पेमेंट दी है, तो ये चीटिंग के अंदर आएगा। जैसे ही पेमेंट कर दी जाती है, चाहे वो पार्टली पेमेंट हो चाहे वो फुल पेमेंट हो, तब मुझे पता चलता है और मैं उससे अब पैसा कैसे रिकवर करूं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है क्योंकि मैंने कोई नकली सामान खरीद लिया। अब वो नकली सामान मैं जिस व्यक्ति को दे रहा हूं वहां पर वो व्यक्ति मुझे पैसे देगा, अगर वो पैसे नहीं देता तो ये धोखाधड़ी का मामला हो जाता है। यही डिफरेंस है कि वहां पर पेमेंट का डिफरेंस होता है कि आपको अगर पेमेंट जो है दे दी है तो आप मतलब कि आप उससे पेमेंट लेना चाहते हैं और वो पेमेंट आपसे नहीं कर रहा है, आपको गलत सामान बेचा है, नकली सामान बेचा है, तो 420 का यहाँ पर केस बन जाता है। और यह जो ऑफेंस है ये किस नेचर का है, क्या ये गंभीर प्रवृत्ति का है? बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति का है। 420 की सेक्शन अगर आप पर लग गई है तो आपको बिल्कुल डरना चाहिए। काफी ज्यादा सजा का प्रावधान है इसमें, 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है अगर आप पर यह दोष जो है साबित हो जाता है कि आपने 420 का अपराध किया है। 7 साल तक मैक्सिमम आपको पनिशमेंट दी जा सकती है और फाइन भी आपके ऊपर जो है लगाया जा सकता है। प्रवृत्ति की बात करें तो ये कॉग्निजेबल नेचर का है, यानी कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी 420 के केस के अंदर अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बेल लेने के लिए कहां पर जाना होगा, सेशन कोर्ट के पास जाना होगा, हाई कोर्ट के पास जाना होगा। निचली अदालत जो है आपकी यहाँ पर बेल नहीं देगी। और इस तरीके के केसेस को कौन ट्राई कर सकता है, तो फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा इस तरीके के केसेस को ट्राई किया जा सकता है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर एक ये है, ये बेनिफिट है कि आप इस तरीके के केस को सेटल्ड कर सकते हैं, यानी कि जिसने धोखा दिया है, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो दोनों आपस में मिलकर इस तरीके के केस को सेटल करवा सकते हैं। ये कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस है, यानी कि सपोज दैट मैंने ए के साथ धोखाधड़ी की, अब ए के साथ धोखाधड़ी करके मैंने क्या है उससे 1 लाख रुपए हथिया लिए। अगर मैं उसको 1 लाख रुपए वापस दे देता हूं तो यहाँ पर केस जो है सेटल्ड किया जा सकता है। कंपाउंडेबल नेचर का ये जो है ऑफेंस है। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सी सेक्शन जुड़ जाती है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं।
जैसे कि उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की, किस तरीके से की कि उसने उसे सोने की चैन बेची यह कहकर, बल्कि वो सोने की चैन थी ही नहीं, वो एकदम लोहे की या पीतल की जो भी चैन थी वो चैन थी, सोने की चैन नहीं थी। थोड़ा सा पानी उस पर चढ़ाया हुआ था और उसे सोने की चैन बेचकर उसको वहां पर अमाउंट उससे ले लिया। अब यहाँ पर उस सोने की चेन को बेचने के लिए उसे वहां पर एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करना होगा। अगर डॉक्यूमेंट वो तैयार नहीं करता तो 420 ही लगेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट के द्वारा एक फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर उस चैन को बेच रहा है तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐड हो जाती है, वो है हमारी सेक्शन 467। यानी कि उसने क्या किया है, गलत डॉक्यूमेंट किया है, फोर्जरी की है, फोर्जरी करके वो सामान बेचा है। और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप पैसे को रिकवर कर सकते हैं। और इस तरीके के ऑफेंस अगर किए जाते हैं दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा, यानी कि एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर कर आपके साथ चीटिंग की गई है, तो 120 बी भी आपके यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है, 120 सेक्शन भी लगाया जाता है। और इस तरीके के अपराध अगर किए जाते हैं, ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट किया, उसके बाद आपको फिजिकली जो है सोने की चैन डिलीवर्ड कर दी, तो ऐसे केसेस में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66C एंड सेक्शन 66D ये जो है अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा आपको फिजिकली आपके साथ फ्रॉड किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, तो ये सेक्शन भी ऐड हो जाते हैं। सेक्शन 34 ऐड हो जाता है जो कि कॉमन है। इसके अलावा अब बात करते हैं जिसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। अब वो एफआईआर करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है कि वो एक एफआईआर दर्ज करे, ताकि जिसने उसके साथ फ्रॉड किया है वो उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल मुकदमा चला सके। आप सिविल मुकदमा भी चला सकते हैं, क्रिमिनल मुकदमा भी चला सकते हैं। सिविल मुकदमे में आप पेमेंट ले सकते हैं, क्रिमिनल मुकदमे में आप उसे सजा दिला सकते हैं, जो 420 का सेक्शन है। 420 या इसके अलावा जो मैंने अभी सेक्शन डिस्कस किए, इनके साथ कनेक्ट करके आप उसे जो है इस तरीके की एक एफआईआर दर्ज करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका अमाउंट भी रिकवर हो सके और उसे सजा का प्रावधान, मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जा सके। अब सबसे पहले आप जाएंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले अगर आपको मना करते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी होती है, आपके पास रेमेडी है, आप उसके सीनियर अधिकारी के द्वारा सीनियर अधिकारी के पास जाइए, अपनी कंप्लेंट को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कीजिए, एसपी के पास जाइए। अगर वहां पर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपके पास रेमेडी आती है कोर्ट से। कोर्ट के द्वारा आप एक कंप्लेंट दायर करवाते हैं, एडवोकेट की मदद लेते हैं। 156(3) के अंदर जो है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो है निर्देश देते हैं। जो भी एरिया लगता है, जो भी पुलिस स्टेशन लगता है, उसको डायरेक्शन दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब भी आप किसी पर 420 का केस लगा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट को बिल्कुल, जो भी फोर्जरी आपके साथ की गई है, जो भी पेमेंट की फोर्जरी की गई है, आप कोशिश करें कि कोई भी अगर आप पेमेंट दे रहे हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो वो बहुत अच्छा प्रूफ हो सकता है। फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया है तो बहुत अच्छा प्रूफ हो सकता है। आपको केस एफआईआर दर्ज करवाने में भी हेल्प मिलेगा और आपके जो पेमेंट जो फोर्जरी करी है उसको रिकवर करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो 156(3) के अंदर आप कंप्लेंट दायर करवाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, अगर क्योंकि फोर्जरी का केस है, यहाँ पर पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, एक अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है फोर्ज में, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी कि फेरबदल की जा सकती है। ऐसे में आप दोबारा एप्लीकेशन लगाकर उसे दोबारा से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें समझनी है,
जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो है मैसेज आता है कि आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई है, आप हमें हाय भेजें। उसके बाद फिर वो मैसेज करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आप मेरे को ये डिटेल भेज दीजिए। जैसे ही आप डिटेल भेजते हैं वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, चीटिंग कर ली जाती है। तो ऐसा अगर कोई भी केस होता है तो आपको उनको कहना है कि थैंक यू वेरी मच कि मेरे को 5 लाख की लॉटरी लगी है। आप उसे कह सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे रिसीव कर सकता हूं। वो कहेंगे आप ऑनलाइन इसको रिसीव कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिटेल दीजिए तब आपको ये लॉटरी मिलेगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको ये कहना है कि आप मुझे ये पैसे जो है ट्रांसफर कर दे मेरे अकाउंट में, या मैं आ जाता हूं, आप मेरे को कहाँ पैसे ये देंगे। आप इसमें से हाफ अमाउंट आप अपने पास भी रख लीजिए अगर आप रखना चाहते हैं। तो बहुत से फ्रॉड हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको सावधान रहना है इस तरीके के फ्रॉड से। हमने 420 की सेक्शन को डिटेल में समझ लिया है, क्या प्रवृत्ति है, कितनी सजा इसमें दी जाएगी, किसे हम 420 की सेक्शन कहेंगे, कब आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप किस तरीके से स्टेप ले सकते हैं, कौन कौन सी सेक्शन ऐड करवा सकते हैं, कहां पर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, पहले क्या स्टेप है, कब एफआईआर करेंगे, अगर नहीं होती तो क्या स्टेप है, कंप्लेंट कब फाइल करेंगे, किस सेक्शन में फाइल करेंगे। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, अब मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं।